हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजर्स। अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो जैसे एमबीए या फिर कॉमर्स का एमकॉम बीकॉम, उसमें अगर आपको ये सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर मैनेजर्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और आज हम चैप्टर 1 इसका पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओवरव्यू। मतलब फर्स्ट चैप्टर में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि आईटी होता क्या है और कैसे बिजनेस में यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी। आईटी आज के ज़माने में क्या बन चुकी है, एक नेसेसिटी बन चुकी है। आईटी हैज़ बिकम अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। आईटी जो है एक वाइटल कंपोनेंट, मतलब एक बहुत नेसेसरी कंपोनेंट बन चुका है। कोई भी आपने सक्सेसफुल बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे, आज के ज़माने में कोई भी बिना आईटी के नहीं चल सकता है। Managers are expected to identify opportunities to implement information systems to provide the business processes. Managers are also required to lead information system IS project in IT. तो मैनेजर्स से क्या एक्सपेक्टेड किया जाता है कि अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करें कि किस तरह हम इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईएस कहा गया है, वो बिजनेस प्रोसेसेस को हम उसके थ्रू इम्प्रूव कर सकें। आईटी का हम इस्तेमाल किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। एक तो हाई स्पीड हाई वॉल्यूम न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस जो हमारी होती हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। फास्ट, एक्यूरेट और इनएक्सपेंसिव कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू हमारी जो भी कम्युनिकेशन होती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन होती है, हमेशा फास्ट होती है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है। आज आप देखते हो कि आप 100, 200, 300 के रिचार्ज में कहीं से कहीं बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। थर्ड हम पॉइंट इसमें देखेंगे आईटी का कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ईजी टू एक्सेस है। आपके कंप्यूटर्स में आप देख सकते हैं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की कोई फाइल पड़ी होगी, आप सीधे जाइए, सर्च कीजिए और ईजिली एक्सेस कर सकते हो आप। और जहाँ हज़ारों पेजों की एक फाइल होती है, वो कंप्यूटर में एमबीज में आ जाती है। तो बहुत ही ईजी रहता है स्टोर करना ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को, और एक्सेस करना भी ईजी रहता है। ऑटोमेट हो चुके हैं बिजनेस प्रोसेसेस, किसी वजह से हुए हैं, आईटी की वजह से हुए हैं। जो मैनुअल काम होते थे, आज वो ऑटोमेटेड रूप में हो रहे हैं। रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है। एनालाइज बिग वॉल्यूम ऑफ डाटा अवेलेबल थ्रू इंटरनेट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो हमारे पास इंटरनेट पे शेयर वॉल्यूम ऑफ डाटा है, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में हमारे पास डेटा अवेलेबल है हर चीज़ से रिलेटेड। तो उस सब डेटा का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ आईटी। आईटी की डेफिनेशन में सबसे पहले हम देखते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम देखेंगे इंफॉर्मेशन। आखिर इंफॉर्मेशन क्या होती है। इंफॉर्मेशन होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर विच द डेटा इज द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। रॉ मटेरियल होता है, मान लीजिए जैसे कॉटन है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, उससे बना कोई कपड़ा। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जिसके लिए जो डेटा है वो एज अ रॉ मटेरियल काम करता है। जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, मान लीजिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल है, मान लीजिए एग्रीकल्चर का कोई फोरकास्ट होना है और आपके पास उसके पास डेटा अवेलेबल है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी आपके पास, उसका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा वो आपके इन्फॉर्मेशन बनेगी। इन्फॉर्मेशन को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एज द डेटा दैट हैव बीन पुट इनटू अ मीनिंगफुल एंड यूजफुल कॉन्टेक्स्ट। ऐसा डेटा जिसको मीनिंगफुल और यूजफुल, जिसका हम इस्तेमाल कर सके ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जिसे प्रेजेंट किया हो, और कम्युनिकेटेड टू रेसिपिएंट। रेसिपिएंट होता है आगे सामने जिसे हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं जिसे हम डेटा, हु यूजेज इट टू मेक डिसीजन, और वो जिसे हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस डेटा का इस्तेमाल करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए। तो इन्फॉर्मेशन को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा मीनिंगफुल और यूज़फुल कॉन्टेक्स्ट में हम डेटा प्रोवाइड करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले को कि वो यूज़ कर सके डिसीजन मेकिंग के लिए। और जो इन्फॉर्मेशन होगी वो रेसिपिएंट, मतलब जिसे हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर जो रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन ले रहा है सामने वाला, उसे रिक्वायर्ड विद इन, मतलब टाइम लिमिट में उसे पहुंच जानी चाहिए और एरर फ्री पहुंच जानी चाहिए। मतलब जो आप बताना चाहते हो उसको, वो 100% सेम एज इट इज़ उसके पास पहुंचना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसे बताना कुछ और चाहते हो और उसके पास इन्फॉर्मेशन कुछ और ही पहुंचे। इन्फॉर्मेशन की हमने बात कर ली, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आईटी जैसे दोनों से मिलकर बना है। टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइमली और एरर फ्री इंफॉर्मेशन को रेसिपिएंट तक पहुंचाने में। अब डेटा तो आपके पास होगा, इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, लेकिन उसे आगे रेसिपिएंट तक अच्छे से, टाइमली और बिना किसी एरर के पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम।
हार्डवेयर में क्या आता है हमारे पास कंप्यूटर के आपके जो भी पेरिफेरल्स होते हैं, जो आप टच कर सकते हो, सिंपल सी लैंग्वेज में देख सकते हो, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये चीज़ें आपकी हार्डवेयर में काउंट होती है। और सॉफ्टवेयर में होती है जिसे आप देख नहीं सकते हो, जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें वर्क कर रही हैं, वो होता है उसका सॉफ्टवेयर। डेटाबेस होता है हमारा टेबल्स एरेज जिसमें डेटा स्टोर होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है। और कम्युनिकेशन सिस्टम में आपको पता ही है, जैसे नेटवर्किंग का जो भी होगा जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मान लीजिए मैसेजेस, ईमेल्स के थ्रू या केबल्स के थ्रू आपका कोई भी नेटवर्क कनेक्टेड है, वो सब नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट होता है। अब आईटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो क्या हो गया, हमारे पास कलेक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिसेमिनेशन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को, उसे स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं और उस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। It is not confined to hardware and software, but acknowledges the importance of person and the goals he she set for his her technology. ये सिर्फ एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कंफाइनमेंट नहीं है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप सोच रहे हो कि बस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिल गया तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन गया, नहीं, बल्कि जो पर्सन इसे यूज़ कर रहा है उसके क्या गोल्स है, वो कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, क्या वैल्यूज़ एम्प्लॉय कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग में क्या चॉइसेस हैं उसकी, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या यूज़ करेगा, डिसाइड वेदर ही शी इज़ कंट्रोलिंग द टेक्नोलॉजी एंड इज बीइंग इनरिच्ड। क्या असेसमेंट क्राइटेरिया रहेगा कि वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहा है जिससे उससे बेनिफिट हो, इनरिचमेंट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें बहुत सारे आपके 4-5 टाइप्स रहेंगे और काफ़ी सिंपल इजी से हैं, तो हम जल्दी जल्दी इनको देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टीपीएस कहेंगे। TPS is used primarily for record keeping, which is required in any organization to conduct the businesses. TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है, प्राइमली हम यूज़ करते हैं सिर्फ अपना रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। जो भी आपके पास रिकॉर्ड होगा वो आपने अगर अपने सिस्टम पे रखना है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं TPS का। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। सेल्स ऑर्डर एंट्री होगी आपकी, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कितनी सेल्स कर रही है, उसकी ऑर्डर की एंट्री टीपीएस के थ्रू हम रखते हैं। पेरोल का मतलब हो गया कितनी सैलरीज, रिम्यूनरेशंस या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या बोनसेस जा रहे हैं, वो सब पेरोल में आता है। शिपिंग अगर कोई कर रही है कंपनी तो उसके रिकॉर्ड्स, ये सब हम टीपीएस के थ्रू करते हैं। और टीपीएस पीरियोडिक रिपोर्ट जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है एक शेड्यूल्ड मैनर में। नेक्स्ट है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। इसके बारे में आगे भी डिटेल से देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। DSS सर्व्स द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड डाटा एनालिसिस टूल होते हैं इसमें। सोफिस्टिकेटेड का मतलब हो गया काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जो यूज़ होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डाटा एनालिसिस टूल्स होते हैं, वो DSS में होते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ये असिस्ट करते हैं। DSS में यूज डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज से भी एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ कर सकता है डेटा को, जैसे स्टॉक प्राइसेस। मान लीजिए आप कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज से एज आ एक डेटा काउंट कर रहे हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, वो भी इसमें आता है। और मेजरली यूज़ DSS का तभी होगा जब सिचुएशन या प्रॉब्लम हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी और बेस्ट डिसीजन जो है वो मान लीजिए मैनेजर को डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है, तो उस जगह पे हमारे पास DSS यूज़ होता है। DSS के बारे में एक बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि ये खुद से कोई डिसीजन नहीं लेता। DSS डजंट मीन इट इज़ एबल टू मेक द डिसीजन इटसेल्फ, बट वी कैन से दैट DSS इज अ सिस्टम विच हेल्प्स अस टू सपोर्ट इन मेकिंग आवर डिसीजंस। तो DSS को हम बोल सकते हैं कि हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, ना कि ये खुद डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS। EIS को हम ESS भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। सीनियर मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादातर यूज़ करते हैं EIS को। सो ज़्यादातर EIS का अगर हम कंपेयर करें DSS से, तो DSS काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टफ होता है, बट EIS में सारी है, ये ईजी टू यूज़ होता है, ताकि बिना किसी लफड़े के, बिना किसी असिस्टेंस के, ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट के इसे हम यूज़ कर पाएँ। देखेंगे हम EIS का यूज़ करते काहे के लिए है, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, ट्रेंड एनालिसिस के लिए करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल हम समझेंगे, जैसे अगर किसी कंपनी की पास्ट 3 साल की कोई सेल्स देख रहा है और उसका ट्रेंड चला है कि सेल्स बढ़ती जा रही है, पिछले 3 सालों में कंटिन्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, मे बी 2%, 5%, 10%, तो वो एक ट्रेंड एनालिसिस में हो गया अपवर्ड ट्रेंड।
और रादर अगर हम इसका ऑपोजिट केस लें, अगर सेल्स डाउन हो रही हैं पिछले 3 साल में कंटिन्यू, चाहे थोड़ी थोड़ी हो रही हैं, तो वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया। तो इसका एनालिसिस करते हैं EIS के थ्रू ही, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग भी सिमिलर केस है हमारे पास। इसमें बेसिकली बताते हैं, इसे भी हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई डिलीवरी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है कुरियर्स का, तो वो कंपनी क्या करती है, 3 दिन के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है। लेकिन जब एनालिसिस करेंगे तो वो देखेंगे कि कौन से ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स रहे या लोकेशंस रही जहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा हमें डिलीवर करने में लगे अपना प्रोडक्ट, तो वो एक्सेप्शंस में आ गए। तो वो सब एक्सेप्शन रिपोर्टिंग में आएगा। द रिजल्ट्स आर यूजुअली प्रेजेंटेड इन ग्राफिकल फॉर्म। तो इसके EIS के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में होते हैं, जैसे पाई चार्ट्स, टेबल्स, पाइवट चार्ट्स, या फिर किसी और तरीके के ग्राफिकल फॉर्म में हो सकते हैं। EIS has online analysis tools and they access a broad range of internal and external data। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह का डाटा यूज़ होता है। ऑनलाइन एनालिसिस टूल्स यूज़ होते हैं। ये ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिख दोगे, एग्जांपल्स के साथ बता दोगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, MIS। MIS provides the management routine summary of basic operations of the organizations। MIS क्या करता है, मैनेजमेंट को रूटीन समरी देता है, जो भी बेसिक ऑपरेशंस है ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे वो जिससे भी रिलेटेड हो, उसकी जो रूटीन समरी होगी वो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम देगा। बेसिक ऑपरेशंस वैसे तो हमने पढ़ा अभी, जो TPS है हमारा उसमें स्टोर होते हैं, उसके थ्रू रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन जो MIS है वो क्या करता है, कंसोलिडेट करता है डाटा को सेल्स और प्रोडक्शन के। कंसोलिडेट मतलब हो गया जो हमारा डाटा स्टोर था एक जगह पे, उसे इकट्ठा करके वो प्रेजेंट करेगा। MIS प्रोवाइड्स रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एंड डिसीजन मेकर। तो रूटीन मतलब टाइम भी शेड्यूल्ड वे में ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को, डिसीजन मेकर्स को प्रोवाइड करता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसके पीछे, वो रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो, जो वो ऑपरेशंस कर रही है, जो भी उसके फंक्शंस हैं वो टाइमली परफॉर्म हो, टाइमली रिपोर्ट्स आएँ, ये सब इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। और MIS सपोर्ट करती है हमारी मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन सबको सपोर्ट करता है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है वर्क फ्लो सिस्टम। वर्क फ्लो सिस्टम रूल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंटरलेटेड सेट ऑफ टास्क अरेंज टू फॉर्म अ बिजनेस प्रोसेस। वर्क फ्लो सिस्टम ऑल्सो नोन एज डॉक्यूमेंट इमेज मैनेजमेंट सिस्टम। वर्क फ्लो सिस्टम को हम डॉक्यूमेंट इमेज मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ये बेसिकली करता क्या है, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट और मॉनिटर करता है इंटरलेटेड सेट ऑफ टास्क अरेंज टू फॉर्म अ बिजनेस प्रोसेस। कोई भी आपके इंटरलेटेड सेट ऑफ टास्क हैं, मतलब इंटरलिंकिंग है टास्क के बीच में, कि ये अगर हम काम करेंगे तो ही अगला हो पाएगा, तो उसका जो डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, एग्जीक्यूशन है, किस तरीके से वो टास्क होगा, वो अरेंज कैसे होंगे, किस तरीके से उनका इंटररिलेशन है, और कैसे वो बिजनेस प्रोसेस में हमारे एग्जीक्यूट होते हैं, ये होता है हमारा वर्क फ्लो सिस्टम। तो इसमें भी 3 तरीके के वर्क फ्लो सिस्टम हमारे होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा होता है हमारा एडहॉक, और तीसरा होता है हमारा प्रोडक्शन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क फ्लो सिस्टम होता है वो फोकस करता है हमारा एक्सपेंस रिपोर्ट्स पे, ट्रैवल रिक्वेस्ट पे, इन सबको ट्रैक करता है। और एडहॉक वर्क फ्लो सिस्टम करता है हमारा प्रोडक्ट को शेप करने में, सेल्स की प्रपोजल्स बनाने हैं और स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने हैं, वो सारे एडहॉक वर्क फ्लो सिस्टम में आते हैं। प्रोडक्शन वर्क फ्लो सिस्टम में जो मॉर्गेज लोन्स और इंश्योरेंस क्लेम्स एक्सेट्रा चीज़ें आपकी हो गई, ये सब आपका प्रोडक्शन वर्क फ्लो सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है हमारा ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP system set of integrated programs capable of managing a company's vital business operations for an entire multi-site global organization। ERP भी जो होता है हमारे पास, एक मान लीजिए आप मल्टी साइट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्लोबली जगह जगह अलग अलग कंट्रीज पे, अलग अलग लोकेशंस पे अवेलेबल है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, अमेजन हो गई, कोका कोला हो गई, ऐसी ऐसी जो कंपनीज हैं वो ये ग्लोबल कंपनीज हैं और ऑपरेट करती हैं रिमोट लोकेशन से, जगह जगह से। तो ERP क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं जो कंपनीज के वाइटल बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, वाइटल बिजनेस फंक्शंस हैं, वो
ऐसी कंपनीज के उन्हें जो मैनेज कर सके, इंटीग्रेट कर सके, वो हमारे पास हेल्प करता है ERP. This facilitates organization to share and integrate data for consistent flow of information over the organization network. तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वो कंसिस्टेंटली फ्लो हो इंफॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। मान लीजिए इंडिया से और US के बीच में एक कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो वो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो कंसिस्टेंटली चलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, नेटवर्किंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो ये सब हमें ERP के थ्रू प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो एक्सपर्ट सिस्टम नेम सुजेस्ट कर रहा है कि कोई एक्सपर्ट क्या करते हैं, सुजेशंस देते हैं, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको बताएंगे। दे कैन प्रेडिक्ट व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और उनके पास एक्सटेंसिव नॉलेज होती है, एक्सटेंसिव डेटाबेस होता है उनके पास अपना। तो वो उसके हिसाब से बता सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं फ्यूचर में। तो एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज़ खासकर आजकल जो हो रहा है वो ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेसेस में हो रहा है। मतलब बिजनेस प्रोसेसेस जो भी हैं उन्हें ऑटोमेट करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम्स का यूज़ होता है, और एक्सपर्ट सिस्टम की डिमांड फर्दर इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ IT। बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस हिसाब से हमें बिजनेस में हेल्प करती है वो हम देखेंगे। IT कैसे हमें हेल्प करता है फाइनेंस, अकाउंटिंग में, सेल्स, मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, डेटा एनालिसिस में। तो सबसे पहले देखते हैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। फोरकास्टिंग रेवेन्यूज़ को आप फोरकास्ट कर सकते हो। बेस्ट सोर्सेज क्या रहेंगे, रिसोर्सेज क्या रहेंगे, फंड्स कैसे यूटिलाइज होंगे, अच्छे से यूज़ कैसे होंगे, कैश मैनेजमेंट कैसे होगी, ये सब हम देखेंगे इसमें। सेल्स एंड मार्केटिंग में बेस्ट लोकेशन क्या रहती है आपकी प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कैसे एडवर्टीजमेंट्स होगी, कैसे सेल्स अप्रोच कैसे करना है, प्रोडक्ट के प्राइजेस इस तरीके से कैसे हम सेट करें कि हमें हाई रेवेन्यू मिले। ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि हमारा रेवेन्यू अच्छा हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। ये सब ऑर्गेनाइजेशन किसके थ्रू अचीव कर सकती है, IT के थ्रू। मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमर ऑर्डर्स को प्रोसेस करना, इन्वेंट्री लेवल्स को कंट्रोल करना, प्रोडक्शन शेड्यूल कैसे बनाना है हमने, कितने टाइम पे कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है वो मॉनिटर कैसे करें हम, ये सब आता है मैन्युफैक्चरिंग वाले पार्ट में। और साथ ही में मैन्युफैक्चरिंग में भी IT का यूज़ ऐसे हो गया है कि CAD, CAM, CIM, ये आप देखते हो, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये सब क्या है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है मैन्युफैक्चरिंग में। इसके थ्रू ऑटोमेशन का प्रोसेस काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम IT का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, कंपनी के होंगे, उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू आप फर्स्ट रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके, ऑनलाइन स्क्रूटनी हो सकती है, सब कुछ मतलब बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ऑफलाइन मेथड्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं मैनेजमेंट को सेट द शेड्यूल्स, माइलस्टोन्स, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग द ग्रुप मेंबर्स। मैनेजमेंट सेट कर सकती है आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेड्यूल्स, माइलस्टोन्स, क्या गोल्स हमें अचीव करने हैं, कम्युनिकेशन जो मेंबर्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सब IT के थ्रू प्रोवाइड होता है। डेटा एनालिसिस में भी इसका यूज़ होता है। जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती है वो इंफॉर्मेशन का यूज़ करती हैं एनालाइज करने को, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, मार्केट शेयर्स, कैसा किस हिसाब से सिचुएशन है, क्या मार्केट चल रही है, वो सब एनालाइज होता है डेटा एनालिसिस के थ्रू, IT के थ्रू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेट एंड इट्स बिजनेस एप्लीकेशंस। इंटरनेट और इसकी बिजनेस एप्लीकेशंस क्या है, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT यूज़ हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है। तो इंटरनेट के साथ क्या बिजनेस एप्लीकेशंस है, क्या संबंध है, क्या कैसे कैसे इंटरनेट हेल्प करता है बिजनेस एप्लीकेशंस में, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली हम शुरुआत करते हैं नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से, जब डेवलप हुई थी 1970s में हुई थी। उसके बाद से कंटिन्यूसली इसमें इम्प्रूवमेंट होती गई। और जैसे हम बात करें अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशंस की जो कनेक्टेड होती हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंटरनेट कनेक्शन होता है, नेटवर्किंग के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू वो कनेक्टेड होती है, तो वो उसे हम कहते हैं इंटरनेट। लेकिन जब इसी इंटरनेट को कंबाइन करके हम पूरे ग्लोब के नेटवर्क के बारे में बात करें तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट बेसिकली जो यूज़ करता है TCP/IP प्रोटोकॉल्स, ये सब यूज़ करता है। और इंटरनेट के बहुत से एडवांटेजेस हैं। आज आप देखेंगे ई कॉमर्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कनेक्शन, लाखों हज़ारों कनेक्शंस
नेटवर्क्स के बीच में इंटरनेट प्रोवाइड करता है, कोलैबोरेटिव वर्क, ऑनलाइन डिस्कशंस, फील्ड वर्कर्स को हेल्प करता है। देखेंगे हम सबसे पहले ई कॉमर्स में कैसे इंटरनेट ने हेल्प की है। ई कॉमर्स या आप ऐसे ई बिज़नेस भी कह सकते हो। आज की डेट में आप देखोगे, आप कुछ भी ऑनलाइन शॉप कर रहे हो, आप जाते हो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, मिंत्रा पे, अजियो पे, घर बैठे आप प्रोडक्ट्स मंगा सकते हो। ई कॉमर्स का मेन बेनिफिट क्या रहता है, ये जो फिजिकल एक प्रोडक्ट का या किसी बिजनेस शॉप का एक लिमिटेशन रहता है कि वो स्पेसिफिक एरिया में ही ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी सप्लाई कर सकते हो, डिलीवर कर सकते हो। डिलीवरिंग पार्टनर्स होते हैं जैसे ई कार्ट डिलीवरी, इन सब के थ्रू। और आपको आज खाना मंगाना है, आप घर बैठे मंगा सकते हो। जोमेटो, स्विगी, ग्रॉसरी चाहिए आपको 10 मिनट में पहुंच जाती है ब्लिंकिट से। तो ये सब किस वजह से है, आईटी की वजह से है। ई कॉमर्स जो इतना बूम हुआ है वो आईटी की वजह से हुआ है, इंटरनेट की वजह से हुआ है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आप देखते हो, आपको किसी से बात करनी है आज, आपको उसके साथ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन के थ्रू आपस में बात कर सकते हो। ग्रुप में 10 लोग बात कर सकते हो, 20 लोग, 50 लोग, 100 पे जूम मीटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं ग्रुप्स में। तो ये सब बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा पहुँच जाती हैं। कोई बिजनेस मीटिंग ऑपरेट करेगा तो डायरेक्ट ऑनलाइन वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकता है। थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करती है। आज हमारे कोई आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन देख लो, R&D का कोई इंस्टीट्यूशन देख लो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देख लो, हेल्थ केयर का देख लो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देख लो, किसी भी तरह का भी देख लो, सब क्या है आजकल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ई मार्केट्स हैं, ऑनलाइन फ्रूट्स की सेलिंग होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं बिजनेसेस को आज के टाइम में। कोलैबोरेटिव वर्क जैसे हो गया आपका, डिफरेंट कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में आपस में अगर किसी को कोलैबोरेशन करनी है, आपस में काम करना है, आपको ईमेल्स करनी है, मैसेजेस करने हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी या एक ब्रांच से विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आपको कोई डॉक्यूमेंट या फाइल मांगनी है, आप उसे मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और फाइल आपके पास ऑनलाइन ही पहुंच जाएगी, पोर्टल्स के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू या मेल्स के थ्रू। ऑनलाइन डिस्कशंस को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसी भी तरह की डिस्कशन। आज आप चैट करते हो, वीडियो कॉल करते हो, सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हो, इंटरव्यूज़ कंडक्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, कैसे होते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की, मान लीजिए कोई आईटी में काम कर रहा है या फिर कोई मैनेजमेंट में काम कर रहा है, तो आपने देखा होगा शाम को रेगुलरली मीटिंग्स होती हैं या आफ्टरनून में मीटिंग्स होती हैं। तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट वर्क जो चल रहा है, टीम वर्क जो होता है, आपस में होता है, तो कैसे होता है, ऑनलाइन डिस्कशंस होती हैं। और जो फील्ड वर्कर्स होते हैं हमारे, उनको काफ़ी हेल्प करी है इंटरनेट ने। फील्ड वर्कर्स का मतलब हो गया, मान लीजिए किसी को बाहर जाना पड़ता है काम से, ऑफिस का उससे रिलेटेड काम नहीं है, तो पहले क्या होता था, उसे अपने काम की रिपोर्टिंग करने के लिए ऑफिस पहुंचना ही पड़ता था। लेकिन जब से इंटरनेट शुरू हुआ है, आईटी शुरू हुआ है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो जो फील्ड वर्कर होगा, अगर वो कहीं और लोकेशन पे है, वहीं से वो अपना डाटा रिपोर्ट ऑनलाइन फीड कर सकता है सिस्टम में, ऑर्गेनाइजेशन के। तो इससे फील्ड वर्कर्स को भी काफ़ी बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्यूटर एडेड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो हम पहले बात कर रहे थे कि DSS जो होता है, उसी को ही हम कंप्यूटर एडेड डिसीजन सिस्टम भी कहते हैं, CADS। और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी हमारे पास तो हम CADS या फिर DSS का यूज़ कर सकते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम माने तो एक मैनेजर के पास बहुत सारे रोल होते हैं और उसे मैनेज करना होता है, पीपल, उसके रिसोर्सेज, मटेरियल क्या है, ये सब। लेकिन हर टाइम वो ऐसा नहीं कर सकता है, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इन सब रोल्स में मैनेजर का एक और रोल होता है जो बहुत ही मेजर या वाइटल रोल होता है, वो होता है डिसीजन मेकिंग का। मैनेजर को एक्समाइन करने होते हैं वेरियस जो अल्टरनेटिव्स रहेंगे हमारे, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है। इतनी सारी चीज़ों में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेजर को कि इतने सारे वो अल्टरनेटिव बैठ के सोचता रहे। तो एक मैनुअल सिस्टम में ये काफ़ी टाइम कंस्टेंट और शेयर वॉल्यूम ऑफ डाटा, मतलब बहुत सारा डाटा हो जाता है, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास काम आता है DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। DSS एड्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड डज नॉट मेक एनी डिसीजन। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, खुद से कोई डिसीजन नहीं बनाता बल्कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। DSS में भी यूज्ड फॉर डूइंग अ थॉरो रिस्क एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट। रिस्क एनालिसिस होगा प्रोजेक्ट का, व्हाट इफ एनालिसिस करेगा कि अगर ये है तो ये होगा, ये किया तो ये होगा। DSS कंसिस्ट ऑफ ए मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, डेटाबेस एंड द यूजर इंटरफेस। रियल वर्ल्ड का एक मॉडल होगा, फैक्ट्स होंगे, डेटाबेस होगा, यूजर इंटरफेस होगा, और
इसमें मेजरली एक एनालिस्ट होता है जो बात करता है मैनेजर से और उसकी रिक्वायरमेंट समझता है। तो रिक्वायरमेंट समझ ली, ज़्यादातर जो DSS यूज़ में आता है, आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आता है। तो मेजरली क्या होता है कि उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एक सिंपल सी सिचुएशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उस सिंपल सी सिचुएशन को जो एनालिस्ट होता है वो इस तरीके से यूज़ कर सकता है कि वो ऐसा मॉडल क्रिएट करता है उसके थ्रू, जिस मॉडल के तहत वो अपनी कॉम्प्लेक्स वाली सिचुएशन को उसके थ्रू बता सके। सिंपल सिचुएशन से मॉडल बनाना है जो एक्चुअल प्रॉब्लम को डिफाइन करती हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद जब अलग अलग मॉडल्स जब एनालिस्ट बना लेता है तो वो मॉडल्स कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मॉडल्स ऑफ स्केल हो गया, जैसे ब्रिज और बिल्डिंग में यूज़ हो सकता है। मैथमेटिकल मॉडल हो गया कि एक मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से हम मेजर करेंगे, वो उसका मैथमेटिकल मॉडल आ जाता है। एनालॉग मॉडल्स यूज़ होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो एनालिस्ट होता है वो रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह डॉक्यूमेंट करता है और सभी रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, मॉडल्स क्रिएट होने के बाद एक सिस्टम बिल्ड किया जाता है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा DSS। और फिलहाल इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमारे पास इतना ही था। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।